नमस्कार। इंदौर डायरी के इस अंक में मैं केएल जोशी आपका स्वागत करता हूं। दर्शकों, हमारे शहर, हमारे क्षेत्र में कई ऐसी शख्सियतें हैं जिन्होंने अपनी कला, अपनी प्रतिभा की बदौलत एक विशेष मुकाम हासिल किया है और समय समय पर हम ऐसी शख्सियतों से रूबरू भी होते रहते हैं। इसी कड़ी में आज हमारे साथ हैं भालचंद मोंडे, यानी जिन्हें हम भालू मोंडे जी के नाम से जानते हैं। आज हमारे बीच मौजूद हैं। श्री मोंडे एक बहुत अच्छे पेंटर हैं, शिल्पकार हैं और छायाचित्रकार हैं। वर्ष 2016 में भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री से नवाजा है। आइए उन्हीं से चर्चा करते हैं। भालू मोंडे साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। सर, आपने छायाचित्र कला में बहुत अच्छा नाम हासिल किया है और उसी को देखते हुए भारत सरकार ने आपको पद्मश्री से नवाजा है। सबसे पहले आप बताएं कि आपकी बचपन से ही जो छायाचित्र कला में रुचि थी, यानी फोटोग्राफी में, किस तरह ये रुचि आपकी जागृत हुई? घर में 1923 से मेरे अंकल ने इंदौर में फ़ोटोग्राफी का इस्टेब्लिश किया था स्टूडियो, जो एमजी रोड पे था, मोंडे ब्रदर्स के नाम से जी। और वो मेरे अंकल थे। उसके बाद 55 में उनका स्टूडियो करीब करीब ख़त्म हो गया। उसके बाद मेरे बड़े भाई ने फ़ोटोग्राफी में रुचि लेके और स्टार्ट कर दिया था 55-56 में। उसके बाद मेरे को घर में वातावरण वही मिला जो फोटोग्राफी होती थी। आर्ट पेंटिंग का भी भाई साहब ने एग्ज़ाम दिए अपने जीडी आर्ट के, तो उसमें सब रुचि बढ़ने लगी मेरी। पढ़ाई ठीक ठीक थी हमारी, मतलब एकेडमिक पढ़ाई ठीक ठीक थी, तो उसमें ज़्यादा रुचि होने से फिर मेरा भी इंक्लाइनिंग 9th क्लास से मेरे को एक स्टूडियो में जाने को बोला भाई साहब ने। तो मेरी भी 18 साल की उम्र थी और वो करीब होगा 61-62 का साल समझ लो। उस ज़माने में मैंने शुरू कर दी थी फोटोग्राफी। और आर.के. गुप्ता नाम से एक स्टूडियो था यहाँ पे, उसमें मैंने को जाने भैया भाई साहब ने बोला कि वहाँ जाया करो आप, और 2-3 घंटे में मेरे स्कूल के टाइम के बाद मैं वहाँ जाता था, सवेरे और शाम को 1 घंटा 2 घंटा। वहाँ पे बेड फोटोग्राफी होने से उस टाइम में पानी की ज़रूरत थी फोटोग्राफी के स्टूडियो में, तो हम वहाँ पे मटके रखे थे, वो पानी भरना, वहाँ इवन झाड़ू भी लगाते थे, सफाई करते थे। ऐसा करते करते हम वो जो हमारे फोटोग्राफर थे रामकरण गुप्ता, उनके साथ जो करते थे वो देखते थे हम। बस ये करना मेरा काम था, कोई पैसा वैसा लेना नहीं, देना नहीं, वहाँ पे कुछ नहीं करना। उनके जो काम है वो संवारना और बस ऑब्ज़र्व करना उनको। तो ये करते करते हमने शुरू कर दी थी फोटोग्राफी। वहाँ से जो शुरू हुआ मेरा खेल, तो भाई साहब ने फिर एक छोटा कैमरा भी दे दिया था उस ज़माने के, जो भी है 35 मिलीमीटर, उससे शुरू किया मैंने। उसके बाद ये जो रामकरण गुप्ता का स्टूडियो था, ये एक इंदौर का बड़ा अड्डा था। मतलब वो मेरे भाग्य थे, मेरे भाग में था वो, कि ये इंदौर का एक बुरा अड्डा था और पॉलिटिकल अड्डा था वो, और एक पॉलिटिकल मूवमेंट थी वहाँ पे इंदौर की होती थी। और क्योंकि ये प्रेस फोटोग्राफर से सबके फ़ोटो यही बनते थे, तो ये सब लोगों के साथ मेरे कांटेक्ट में आए ये लोग। उनका चाय पानी करना, उनके पान लाना, तम्बाकू लाना, ये भी मैं करता था, क्योंकि यहाँ CIF रेस्टोरेंट था MG रोड पे। आज जो CIF ज्वेलर है वहाँ पे एक रेस्टोरेंट था पहले, वहीं पान वाला भी है आज। उनके यहाँ से हमारा सर्विस था, टेलीफोन से होता था, और उस ज़माने में टेलीफोन भी हैंडल करना एक बड़ी बात थी। और ये सब करते करते मैं फ़ोटोग्राफी करने लग गया। फिर बिल पकाना, हमारे क्लाइंट के बिल लाना, उस ज़माने के छोटे छोटे बिल पर मैं जाता था, तो मेरे को घर और इंदौर की जानकारी मिली। फिर फ़ोटो कैसा बनता है, रेडियो के फंक्शन जो भी होते थे इंदौर में, वो सब फंक्शन हमारे यहाँ ही होते थे, R.के. गुप्ता साहब, और फ़ोटो बनते थे। तो हमको क्यूरियोसिटी थी कि वो आज का शाम का दोपहर का फ़ोटो बनता था, तो वो बहुत मज़ा आता था देखने में। उस सब क्यूरियोसिटी से एक मेरे इसमें लगाव फोटोग्राफी का लग गया। और हमारे भाई साहब 61 में जब इंग्लैंड चले गए, वो मेडिकल कॉलेज में फ़ोटोग्राफ़र थे, नारायण मोंडे उनका नाम था, और वो छोड़ के अपना काम और इंग्लैंड चले गए 61 में। मेरे को भी 64 में बुला लिया, तो 3-4 साल मैंने काम किए यहाँ पे। मैं नागपुर में फ़ोटोग्राफी करता था। नागपुर में मेरे को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जॉब लगा था, ब्यूरो ऑफ माइंस, इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस का हेडक्वार्टर था, वहाँ मैं फ़ोटोग्राफ़र था। उनने कहा कि आ जाओ इंग्लैंड सब छोड़ के, तो मैं 64 में इंग्लैंड में चला गया, और 64 से 69 तक इंग्लैंड में हमने फ़ोटोग्राफी की। जाते से ही हमने टाइम एंड लाइफ का जो स्टूडियो था वहाँ पे, और लेबोरेटरी थी, तो टाइम एंड लाइफ में हम काम शुरू किया मैंने। मतलब लैंडिंग किया संडे को, और मंडे से हम काम पे लग गए। इस तरह से ट्रेनिंग में फिर वहाँ पे अप्रेंटिसशिप की, अमेरिकन लैब थी।
अमेरिकन लैब में बड़ा हार्ड ट्रेनिंग होता था, क्योंकि अमेरिकन इंग्लैंड और इनसे जर्मन से बहुत हार्ड वर्किंग है, उनका सिस्टम बहुत अलग है, पंक्चुअलिटी है उनमें, वर्कआउट है ज़्यादा अलग से है, मतलब स्टाइल है अपने अपनी देश की करने की, काम करने की। तो वो हम करने लग गए और अच्छा पिकअप कर लिया हमने, बहुत जल्दी किया, क्योंकि फ़ोटोग्राफी बेसिक नॉलेज मेरे को था पहले, इसलिए फर्दर किया। फिर हमने एक आध 6 महीने साल भर में थोड़े पैसे कमा के हमारा कैमरा भी ख़रीदा। फिर वहाँ पे घूमने लग गए, छुट्टियों में घूमने लग गए, वहाँ पे फ़ोटोग्राफी की, नेशनल पार्क देखे, वहाँ पे जो भी देखना है, गार्डन देखे, ये देखा, पर्यावरण देखा, वो सब जितना भी जो अच्छा लगता था उसकी फ़ोटोग्राफी करते थे। मैं यहाँ पे उस ज़माने में मैंने 71-72 फिर 69 में हम जर्मनी चले गए, मेरे भाई साहब और हम दोनों जर्मनी शिफ्ट हो गए, तो डुसलडॉर्फ। मोहल्ले साहब, एक अगला सवाल ये इसमें इसी से हाँ। जुड़ा है कि आप प्रकृति, कैमरे की नज़र से प्रकृति को जो देखने की आपकी कला है, और ख़ास तौर से पक्षियों के प्रति और पक्षी संरक्षण में आपने बहुत काम किया, तो प्रकृति से अनुराग कैसे जागा कैमरे के द्वारा? सबदूर मेरा कैमरा ही उसका कारण है, क्योंकि कैमरे से मेरे को पहले तो मैंने दूसरे काम किए, पोर्ट्रेट जैसे लेना, फंक्शन ज़्यादा नहीं किए मैंने, पर पोर्ट्रेट लेना, फिर जानवर पे आया, फिर ऐसा बढ़ते 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 जब मैं इंडिया में छुट्टियों में आता था तो कैमरा लाया था, फिर मैंने अच्छा कैमरा ले लिया था। तो यहाँ पे मैंने वाइल्ड लाइफ के पास देखे। पहली बार मैं 70 में कान्हा नेशनल पार्क गया, तो मेरा मतलब 70 में इंडिया में आया था, तो कान्हा नेशनल पार्क में मैंने टाइगर देखा इंडिया में, और वहाँ से मेरा प्रकृति का जो एक हलचल चली दिमाग में कि टाइगर देखने के बाद, और मैंने इतने जंगल पहले कभी नहीं देखे थे, न यूरोप में देखे थे उस तरह के जंगल के, ट्रॉपिकल जंगल है इंडिया में। तो टाइगर को देख के मेरा पूरा मन एकदम बदल गया कि बाप रे, अपन इंडिया में कितना अपने पास है ये, क्योंकि तब तक मेरे को इंग्लैंड का काफ़ी नॉलेज आ गया था जी। वो देखने के बाद। फिर और मेरे को फुर्ती आई काम करने में, और फिर वाइल्ड लाइफ के लिए भी मैं चालू हो गया, और मेरा कैमरा जहाँ जहाँ लग गया, तो करते करते मैं 3-4 बार जब वाइल्ड लाइफ में गया बड़े पार्क में, जब हर छुट्टी में, तो मेरे को वहाँ पे डिफेक्ट भी दिखने लग गए, क्योंकि डिफेक्ट मतलब फॉरेस्ट क्या काम कर रहा है, जानवर कैसे हैं, उनकी हालत क्या है, अपने जंगल की हालत क्या है, ये सब अपने आप में दिखने लग गया। तो मेरे साथ मैं इंडिया में 75 में आ गया वापस, और उसके बाद मैंने जो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के सरकार के काम किए खूब सारे, क्योंकि तब मैं एक्सपर्ट हो गया था फोटोग्राफी में, और इक्विपमेंट बहुत अच्छे थे मेरे पास, जो नॉर्मली नहीं थे। मेरे पास हैसलब्लाड कैमरा था, जो उस ज़माने में दुनिया का नंबर 1 कैमरा होता था, और वो कैमरा के साथ मेरे पास जो क्वालिटी में देता था यहाँ मध्य प्रदेश के साथ, और उसके साथ मैंने जो बुश साहब के साथ मेरे कांटेक्ट आए, बुश साहब मतलब इन्वायरमेंट के इसमें मैं आ गया बुश साहब के साथ, तो उनने जो जंगल का एक्सप्लेनेशन किया, जानवरों का एक्सप्लेनेशन किया, वो मैं देखने जाता था। उनके साथ भी मैंने 2-3 ट्रिप की है जंगल की, तो वो उनने जो बारीकियाँ दिखाई मेरे को जंगल की, जो बिल्कुल सूक्ष्म दर्शन दिलवाया कि बाँस क्या है जंगल में, टीक क्या है, सागौन क्या है, मतलब झाड़ों के नाम अपने आप चालू हो गए मेरे पे, इंटरेस्ट लेना मैंने चालू किया। ये इस तरह से रुचि बढ़ते बढ़ते मेरा पर्यावरण के लिए भी उतना ही झुकाव होने लग गया। अच्छा, नॉलेज गेन इज़ माय अनदर थिंग। मैं पढ़ाकू नहीं हूँ, मतलब किताबें नहीं पढ़ता हूँ जी। मैं नेचर और ज़्यादा घूमता हूँ, तो हेरिटेज प्रैक्टिकल है, तो प्रैक्टिकल देख के मेरे को समझता है कि राजे रजवाड़े मेरे दोस्त हो गए थे, इनके यहाँ पहले से मैं जाता था, तो मेरे को समझता था कि कौन सा कमरा किसके लिए बना है, कैसे बाथरूम है इनके, कैसे दरबार हॉल है, कैसा इनकी ढाले तलवारें हैं, बंदूकें हैं, उनका बातचीत होती थी। ये सब नॉलेज गेन हमेशा मेरे को बहुत इंटरेस्टिंग लगा है। तो उससे नॉलेज गेन करते करते मतलब शिकारी का नॉलेज हुआ। अब मैं तो फोटोग्राफी से शिकार कर रहा था, और ये इनसे बातें होती थी, तो इस बीच में हमारे एक सतीश सांगी नाम से यहाँ मित्र है इंदौर में, जो अब नहीं रहे, उनके वो टाटा के वो थे मोटर के एजेंट यहाँ पे, सांगी मोटर्स, उनके यहाँ मुलगांवकर साहब जो टाटा के चेयरमैन थे तब, मिस्टर मुलगांवकर, ही वॉज द ट्रस्टी ऑफ इंडिया, वाइल्ड लाइफ के ट्रस्टी थे, और वो इंदौर में आए, तो उनके साथ मेरी मुलाकात हुई। उनके साथ इत्तेफाक ये हुआ कि मेरे पास भी वही कैमरा जो उनके पास था, हैसलब्लाड में कह रहा हूँ, कि वो कैमरे की कॉमन दोस्ती से हमारी दोस्ती और पक्की हुई। उनको मज़ा आया कि यार कोई और करने वाला है, तो मेरा प्रोफेशन और उनका नॉन प्रोफेशन हॉबी के हिसाब से वो,
तो हम उनके साथ 2 बार कान्हा गए, 2 बार रणथंभौर गए, 2 बार मैं ट्राइबल उनको लेके गया, ट्राइबल अपना झाबुआ वगैरह, और ऐसे विलेजेस वॉक किया, खूब सारा उनके साथ मैंने वो काम किया। तो वो उनको बहुत मज़ा आया। और मेरा प्रोसेसिंग, मेरे को सब आदत थी प्रोफेशनल काम करने की, तो उनको बहुत ही पसंद आई वो चीज़, क्योंकि मेरे प्रोफेशनल प्रिंट थे, प्रोफेशनल फिल्म धुलाई थी, उस ज़माने में डिजिटल नहीं था। तो वो बहुत उनको पसंद आया और वो बहुत इम्प्रेस थे हमेशा। तो उनके इससे मेरे को काफ़ी इधर उधर जाने को और मिला। बिजनेस तो मैंने किया नहीं, पर फोटोग्राफी के इंडस्ट्रियल जॉब मिले मेरे को उनके इससे। और इंदौर में उसका मतलब टाटा एक्सपोर्ट जब बना, मतलब भूमि पूजन हुआ, तब से मैं टाटा एक्सपोर्ट के साथ लेदर प्रोजेक्ट के काम कर रहा हूँ। यहाँ पे सभी इंडस्ट्रीज मेरे दोस्त हो गए, ये काम अलग। और फिर पर्यावरण के साथ मेरा जो नॉलेज गेनिंग है उसको मैंने अपने आप में रिवाइव करना चालू किया। फोटोग्राफी से मीडिया के साथ रहने के साथ, मैं मीडिया के साथ हमेशा रहा। मीडिया वॉज मेरे को एक टूल था कि मेरी चीज़ जो मैं बता रहा हूँ और बोल रहा हूँ वो हमेशा पब्लिक में आती थी। मोटे साहब, पर्यावरण संरक्षण के लिए जो आपने फोटोग्राफी के मार्फत जो काम किया है, उसको देखते हुए भारत सरकार ने आपको पद्मश्री अवार्ड दिया। तो ऐसे कौन सी चीज़ें थी जो कि उसमें प्रभावित हुई कि आपके काम को मान्यता मिली? उसमें किस तरह के कार्य ज़्यादा थे उस ज़माने में? मतलब मैंने करीब 30 एक साल मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के साथ काम किए। सभी चीफ सेक्रेटरी से तो सब मिनिस्टर उस ज़माने के जो विभाग में आते थे उनसे दोस्ती होती थी, उनसे काम करता था। उनने जो ऑब्जर्वेशन किया मेरे काम का कि ये चल रहा है अंदर में और जो फोटोग्राफी में नहीं दिखा रहे आप, मतलब हम विजुअल दिखाना आप चाहिए, सच्चाई बाहर तो लाए। हाँ, तो मैं ट्राइबल को भी नया लाइफ जो ट्राइबल में आ रहा है, नयापन आ रहा है और मॉडर्नाइजेशन हो रहा है, वो सरकार अपने पुराने दर्रे से नेहरू जमाने के 50 के पिक्चर दिखा रही थी तब। तो उनने वो भी माना कि ये नई चीज़ है और ड्रेसअप चेंज हो रहा है, कल्चर चेंज हो रहा है, होलिया चेंज हो रहा है। मतलब ट्रांजिस्टर आया तो ट्रांजिस्टर हाथ में है, मतलब जैसे जो मोटरसाइकिल आ गई तो मोटरसाइकिल वहाँ आ गई है। मतलब इस तरह का जो मॉडर्नाइजेशन हुआ है ट्राइबल को चेंज करने में, उसमें चेंज ऑफ इंडिया का जो एक पिक्चर है मैंने फोटोग्राफिक में बताया है। लिखाण में लोग बताते थे पर उसमें फोटोग्राफी पुरानी थी। उस ज़माने में अफसर और इनके इसमें डायलॉग नहीं थे। मैं एक बीच में ऐसा उनको मिल गया था एक वो कि गवर्नमेंट और पब्लिक में जो दिखाना है वो मैं बताता था और वो कन्विंस होते थे हमेशा। और मेरे को मार्केटिंग में कभी तकलीफ़ नहीं है मेरे फोटोग्राफी की, क्योंकि वो रियलिटी में बताता हूँ मैं। आज भी मेरे को काम करने में रियलिटी ही बता रहा हूँ। मेरे पास में फ़ोटोशॉप नहीं है, कुछ नहीं करता हूँ मैं, रियल फ़ोटो लेके रियल वो बताता हूँ। तो उसमें लोग कन्विंस होते हैं और मतलब एक ब्रीफ करने की ज़रूरत नहीं मेरे को ऑफिसर को। मैं इतना घूम रहा हूँ कि मेरे को पता है वो मैं बोलता हूँ तो मेरे को और जॉब मिलता है। मतलब उल्टा ही काम होता था कि मैं ये हो रहा है साहब, तो अब मेले में क्या सामान आ रहा है, मेले में क्या हो रहा है, कहाँ से आ रहा है, चाइना मेड आ रहा है, नहीं आ रहा है, ये सब मैं बताता था उनको। तो ये इन्फॉर्मेशन अंदर की देने को भी इन्फॉर्मेटिव भी था मैं, और उनको फुल प्रूफ मिलता था फोटोग्राफी का। तो ये बड़े बड़े ऑफिसर जो है, ये मैं इनके कांटेक्ट में रहने से मेरे को सरकार की तरफ से बहुत ऑब्जर्वेशन करना और उनको सुनने में, मेरे को बैठक में मिलने में उनको बहुत मदद हुई है, मैं यही कहूँगा। और मेरा पीआर जो था वो उनके साथ बैठक, मतलब इवन इंक्लूडिंग शाम को हम बैठते थे, रात को उनके घर जाते थे, घूमते थे उनके साथ। तो ऐसा नहीं कि जस्ट फोटोग्राफी जॉब कर रहा हूँ और बिल पका के मैं ये कर रहा हूँ। उनके साथ बैठक, फिर इन्फॉर्मेशन देना, मैंने कई ऐसे करेक्शंस भी किए हैं यहाँ पे। आदिवासियों की सच्ची तस्वीर, आप आदिवासियों की तस्वीरें इतनी ली अंदर से, बिल्कुल लाइफ फ्रॉम बर्थ टू डेथ तक मैंने किया है। वो चैलेंज लिया था मैंने कि बर्थ टू डेथ, तो मैंने 3 इसमें किताबें यहाँ पे है, जैसी कि सेरिया है, भारिया है। सेरिया आते हैं इधर से आपके मुरैना वगैरह से, भारिया छिंदवाड़ा से आते हैं जिधर से कमलनाथ आ रहे हैं अपने, और एक भील है, ट्राइबल है। इन पे मैंने फिल्में भी की है, ये हाँ प्रकाशंस किए मैंने ये सब। ये सेरिया का है, तो ये उधर से मुरैना के इधर से ये भारिया सेरिया ये है, ये भारिया है। ये जो छिंदवाड़ा से है, ये सेरिया ग्वालियर के उधर से मुरैना से है। और एक ये है, ये अपना भील का ये बेगाज, तो ये डिंडोरी मंडला से है। ये तीनों किताब अपने वन्या प्रकाशन ने मेरे को प्रमोट करके 6 महीने का प्रोजेक्ट किया था मैंने। काफ़ी भ्रमण किया आपने आदिवासी इलाकों का। इसमें बिल्कुल अंदर, मतलब उनने फ्री दे दिया था मेरे को, मतलब कोई ब्रीफिंग नहीं, कुछ नहीं, उनका लाइव बताना और उनका
हलचल मतलब जैसे आप वो क्या करते हैं, लाख कलेक्ट करते हैं या जंगल से क्या क्या ला कर लेते, तेंदुपत्ता करते हैं इकट्ठा। तेंदुपत्ते के बाद जैसे आपका महुआ है, तो महुआ कब बनता है, फूल कैसे आते हैं, फूल से क्या होता है, फल से क्या होता है, उनकी कंट्री दारू कैसी बनती है, ये पूरा प्रोसेस करके मैंने गवर्नमेंट के साथ कन्विंस किया, फोटोग्राफी के लिए किया है, फोटोग्राफी के लिए बताया सब मैंने। तो वो और उनका रहन सहन, खान पान और उनके अंदर का घर का इंटीरियर, ये अभी तक हुआ नहीं था। मैं अपने आप में करता था क्योंकि मेरे को आर्ट ट्रेनिंग भी था। मैंने डुसलडॉर्फ में जब मैं जर्मनी गया था तो 3 साल का मैंने डिप्लोमा भी किया था वहाँ पे डुसलडॉर्फ में। तो 3 साल की डिप्लोमा मेरे को आर्ट ट्रेनिंग का भी वो है कि कैसी चीज़ प्रेजेंट कैसी की जाती है, उसको देखा कैसा जाता है। और जो घर आज इतने बड़े बड़े इनके आदिवासी के ब्यूटीफुल हाउसेस है, बिल्कुल शानदार, मतलब जो आज एक प्रिजर्व करने लायक है, हेरिटेज है अपना वो। और हर ट्राइबल में अलग अलग चीज़ें, मतलब एक जैसा कुछ भी नहीं है, बहुत ही अलग है उनका वो हिसाब किताब, रहन सहन, खान पान सभी बदल जाता है, होलिया बदल जाता है, बाल रखते नहीं रखते, टैटू है उसमें सब फोटोग्राफी में मैंने टैटू के प्रोसेस का वो किया है, टैटू के मार्क्स कैसे होते हैं, कितने साल में चालू होता है खेल, मतलब 11 साल की लड़की को पहले माथे पे लगा देते, फिर वो उसके धीरे धीरे बॉडी पे चढ़ाते और शादी के टाइम में करीब करीब 3/4 शरीर को भर देते हैं टैटू से। ऐसे ऐसे रिवाज है उनके। उनकी शादियों के मैंने फ़ोटोग्राफी की है पूरी, बैगास की जाके, भारियास की है, फंक्शंस की है, मतलब हर चीज़ मैंने बताई है। तो गवर्नमेंट को बहुत उसमें इंटरेस्ट आया और मेरे को जॉब मिलते गए, मतलब मैं मार्केटिंग उस तरह से करता था कि दूसरा जॉब तैयार था मेरे लिए। आदिवासियों की कई समस्याएं भी सामने उभरी होगी और सरकार ने उसकी मैं उनके साथ अपने एमएन बुश जो थे उनको बताता था और वो करेक्शन भी करते थे। मैंने एक करेक्शन किया है, ये बताने के लायक है, क्योंकि तुलसी सम्मान भारत भवन या मध्य प्रदेश सरकार का था, तुलसी सम्मान देते वो ट्राइबल को, तो वो भारत भवन में और भोपाल में होता था। हमने कहा ये तुलसी सम्मान उनके गांव में होना चाहिए, जिस ट्राइबल को मिल रहा है उस गांव में होना चाहिए, क्योंकि उसके लोग 2 लोग आ रहे हैं भोपाल में। हाँ। और मतलब 2-4 लोग आते हैं, उसकी तालियां नहीं बजाते, उसको कोई जानता नहीं है। हमने कहा उसके गांव में होना चाहिए। तो उस ज़माने में जो सेक्रेटरी थे कल्चरल, उनको मैंने ये प्रस्ताव दिया था और वो करेक्ट किया उनने, और फिर गांव में होने लग गया। ये इस तरह का जो ऑब्जर्वेशन है मेरे, वो मैंने करके और बता के और वो हुए है वो उस तरह के काम। मोटे साहब, ये आदिवासी के बीच में आपने काफ़ी काम किया, उनकी फोटोग्राफी के माध्यम से उनकी संस्कृति को आपने उभारा। इसके अलावा आपने पक्षियों को लेकर भी काफ़ी काम किया है, पक्षी संरक्षण, और आपकी रुचि पक्षियों की फोटोग्राफी में काफ़ी रही है। इसके बारे में बताएं कि किस तरह आपका पक्षी के प्रति अनुराग जागा। मैं इंग्लैंड में था, जब इंडिया आता था तो एक सिरपुर तालाब यहाँ था, हमारे बचपन की याद थी। मैं हमेशा कैमरा लेके जाता था। वो पक्षी का एक उस ज़माने में संवारना और पर्यावरण के लिए नहीं था नॉलेज, शुरू की बात कह रहा हूँ मैं। पर बाद में वही आया कि गंदीवाड़ा जो मेरे को दिखने लगा, मैं यूरोप से आया तो मेरे को हर चीज़ उस तरह से दिखने लगेगी कि बाप रे कितना गंदीवाड़ा, कितना वो स्मेल है यहाँ पे, कितना मतलब प्लास्टिक भी है। मतलब प्लास्टिक आने के पहले कागज़ थे, फिर लोगों का कपड़े धोना, रजाई तक धोना और वहाँ नहाना धोना, बाल कटाना, ये सब मैंने फोटोग्राफी पहले सर्वे किया अपना। और फिर मैंने सरकार के साथ बताता था कि झाड़ पेड़ कट रहे हैं वहाँ। अब संवारने का काम, मतलब हमने कहा ये नहीं होना चाहिए। कलेक्टर से के साथ मेरे अच्छे कांटेक्ट थे, तो हमेशा कलेक्टर और जो एडमिनिस्ट्रेशन थे नगर निगम, तो उनके साथ कांटेक्ट होने से मैं हमेशा बताता था कि ये हो रहा है साहब, ये झाड़ पेड़ नहीं कटना चाहिए, ये हुआ। मतलब मेरे को उस ज़माने से आ गया था कि पर्यावरण, झाड़ पेड़ एक खूबसूरती है, वो पक्षियों का बसेरा है। पक्षियों का बसेरा है वो, और पक्षियों का वहीं जाके बैठना, और उसको फोटोग्राफ के साथ मैं बता रहा हूँ। और प्लास्टिक की बैग पे एक पक्षी बैठा है, पानी में तैर रहा है, तो वो भी फोटोग्राफ है मेरे पास कि थर्मोकोल पे इस पे बैठा है पक्षी। तो ये कैसा होगा, वो उसको नेचुरल वो चाहिए, मतलब उसमें जैसे लकड़ी है तो लकड़ी पे बैठेगा वो। अब उसमें आप प्लास्टिक थर्मोकोल डाल रहे तो वो थर्मोकोल पे भी बैठ रहा है। तो ये एक बड़ी विडम्बना हो गई अपने यहाँ। और उस तरह के फ़ोटोग्राफ करके मैंने पब्लिसिटी करके और उसका एक टेम्पो बनाया था इंदौर के लिए। और ज़्यादा मेरा देखो फील्ड भी, मैं इंदौर के लिए काम कर रहा हूँ ज़्यादा जी, क्योंकि अब पूरे इंडिया और पूरे दुनिया की कैसी बात करेंगे अपन, मतलब हिमालय में सबसे पहले अपना शहर, अपना घर, अपनी गली, अपना शहर, यही शुरुआत है। उसको संवारें उसको संवारे तो अपने आप हर कोई करेगा ऐसा। और हमारा सिरपुर को संवारना यही काम था, और हमने ये ऐसी किताबें बनाई है अभी तो। आपकी काफ़ी पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं। तो ये दूसरा किताब है। फिर इस पे हमने बर्ड पे एक में पन्ना गया था, तो ये एक और किताब बनाई है हमने।
जी। मैं 5 साल पन्ना नेशनल पार्क गया था, जी। तो यहाँ पे वल्चर्स ऑफ पन्ना का ये जो किताब है, क्योंकि ये हमने 5 साल काउंटिंग के लिए गया मैं, जी। क्योंकि पर्यावरण के इसमें और ये नाम थोड़ा सा चलने लग गया, तो उनने फिर हमको भी बुलाया, क्योंकि मेरे पास दोनों चीज़ें, फोटोग्राफी भी मैं करता था मतलब प्रोफेशनली, और पक्षी का नॉलेज होने से फिर वो दोनों हो गई क्लिक टुगेदर। तो ये करके मैं 5 साल, अब इतने फोटोग्राफ हो गए मेरे पास कि इसका क्या करेंगे अपन, तो क्या करेंगे, तो हमने फिर WWF के जो रवि सिंह थे, गिद्ध पर आपने पूरी पुस्तक प्रकाशित की है। ये पुस्तक प्रकाशित की है, और WWF के सहायता से इसका संरक्षण भी बड़ा महत्वपूर्ण है, गिद्ध का संरक्षण, क्योंकि पर्यावरण संतुलन के लिए बहुत जरूरी है गिद्ध का। बहुत जरूर, मतलब ये कितना उपयोगी मानते हैं गिद्ध? ये सबसे इम्पोर्टेंट पे बैठा है ये अभी ये पक्षी जो है, ये जानवर है जी। ये अपने यहाँ 8 तरह के पक्षी गिद्ध मिलते हैं, जो सिर्फ इंदौर में सिर्फ एक का है, छोटा छोटा गिद्ध जो है, इजिप्शियन वल्चर जिसको कहते हैं हम, वो इंदौर के आसपास मंडराता है और दिखता है। और अभी क्या हुआ है कि गिद्ध की वहाँ पे 8 वैरायटी है एक ही पार्क में, क्योंकि वहाँ बड़े टाइगर और कैट जो है ये मारते हैं, तो उनको खाने मिलता है। अभी शहरों में क्या हुआ है, पहले गाय ढोर अपन गांव के बाहर रखते थे और गिद्ध आते थे। अब गिद्ध में गाय के दूध के लिए अपन ने गड़बड़ की कि उनको एक केमिकल दिया है, और फिर गाय जो मर जाती है समझ लो, तो वो केमिकल के साथ दूध के साथ जो खा रही है, उसके मांस में वो जीव जंतु पैदा हो रहे हैं जो वल्चर के लिए खतरनाक हो गए, मतलब उनका प्रोडक्टिविटी खत्म हो रही है। वो जानवर खाते थे वही केमिकल वाले, तो उससे उनका बीमार हो गए, मतलब उनकी प्रोडक्टिविटी खत्म हो गई, तो इससे वैनिश हो गया वो, मतलब इसको 10 साल प्रोसेस लगा और 10 साल में करीब करीब नहीं के बराबर हो गए। तो अब सिर्फ बड़े पार्क में जहाँ कोई केमिकल नहीं, कहीं दूध निकालते नहीं वहाँ पे किसी जानवर का, तो वो वहाँ पे जो टाइगर मारता है वो खाते हैं, तो उससे नहीं होता है कुछ, उसमें प्रोडक्शन चल रहा है। शहरों में तो हर जगह वो केमिकल है, उसमें बैन किया है, फिर भी बावजूद भी अब दूध का धंधा और वो बड़ा अंदर की खेल है, वो अपन बात नहीं करेंगे यहाँ, पर केमिकल अभी भी चल रहा है, और वो दूध बढ़ाने के लिए चल रहा है। अब दूध बढ़ाने के लिए देयर आर सो मेनी वेज, अब वो शिक्षण दिया जाए, वही पर्यावरण का फिर पॉइंट आता है कि कैसे किया जाए, तो उसमें भी हम सहयोग करते, पर अपन उसमें साइंटिफिकली नहीं जाते अपन। जी। इंदौर की जैसे बात की अपने सिरपुर लेक की, आपने उसके संरक्षण को काम किया, और काफ़ी वहाँ पे फिर शासन ने वहाँ पे काफ़ी सुधार किया है, और बर्ड्स ऑफ इंदौर जो पुस्तक प्रकाशित है उसमें भी पक्षियों को लेकर ही है। तो वहाँ पे एक आपने कहा जैसा कि साइंस सेंटर भी आप बनाए, एक साइंस सेंटर बन रहा है अभी हमने हमारे यहाँ मतलब करीब 6 करोड़ का प्रोजेक्ट है, नगर निगम के साथ हमने गए 30 साल से वॉलेंट्री वर्क किया है सिरपुर पे, और उनको अब ये लगा है कि हम ही कर सकते हैं वो, तो हमको वो सेंक्शन भी मिली है, और प्रॉपरली 2 एकड़ ज़मीन सेंटर के लिए अलॉट करके हमने एक बिल्डिंग बनाई है, और वो बहुत शानदार बिल्डिंग बन चुकी है, और हमारा सेंटर आई थिंक नेक्स्ट 3-4 महीने में तैयार हो जाएगा, और एक पहला इन मध्य प्रदेश का साइंस सेंटर बनेगा वो, जिसमें पक्षी क्यों आ रहा है, कैसा आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, माइग्रेट कहाँ से हिमालय पार हो रहा है, मंगोलिया साइबेरिया से आ रहा है, क्यों आ रहा है, ये सब कारण हमने सेंटर में पूरे डिस्प्ले के साथ एक्सप्लेन करने वाले हैं, और बच्चों के लिए और अवेयरनेस प्रोग्राम के लिए वो एक कारगर साबित होगा। वो मतलब वहाँ प्रयोगशाला भी रहेगी हमारी, वहाँ रेस्क्यू सेंटर भी बनाने वाले हम पक्षियों के, जानवरों के, तो बहुत चीज़ें एडिशन होगी वहाँ पे, बहुत सी चीज़ें। और उसके बाद में फिर उसको मतलब बच्चों के लिए एक फ्री या जो भी टिकट रख के नगर निगम के साथ हम प्रोग्रामिंग करेंगे उसका, वहाँ फिल्में बनेगी, वहाँ पर्यावरण के बारे में हर कुछ बताया जाएगा लोगों को, तो एक बहुत बढ़िया सेंटर बनने वाला है, और वो हम ही चलाने वाले। हमारा जो नेचर वॉलंटियर वो है NGO, वो 25 साल के ऊपर चल चुका है, और हम मतलब क्या है कि हमारा स्वच्छता अभियान है, उसमें भी हम नगर निगम को सलाहकारी करते हैं, उसमें हम भाग लेते हैं, पानी को सफाई कैसे करना, तालाबों को संरक्षण करना, ये सब कमेटियों में हम हैं, पर अब होता है करना कितना है वो साइंटिफिक होता है वो सब चीज़। खान नदी का चल रहा है, उसमें भी हमें, तो तालाब को अब संरक्षण है, जैसे सिरपुर है और यशवंत सागर है, वहाँ पे सारस नाम का पक्षी है, वो भी IB है, हमारा सिरपुर भी IB है, इम्पोर्टेंट बर्ड एरिया डिक्लेयर्ड है ये। इसमें साइलेंट जोन होता है, मतलब कि आवाज़ नहीं करना ये लोगों को, जैसे अस्पताल जैसा है। तो सिरपुर और यशवंत सागर दोनों साइलेंट जोन है, और वहाँ पे ये पूरा हैबिटाट बना है एक सारस का भी, यशवंत सागर, और यशवंत सागर तो बहुत बड़ा है,
उसमें भी घुसपैठ है। घुसपैठ मतलब इंक्रोचमेंट लोगों की, उससे गड़बड़ जो हो रही है। केमिकल स्प्रे हो रहा है, वहाँ खेती होती है, गर्मी में ज़मीन सूखती तो खेती होती है, खेती में केमिकल डालते, केमिकल फिर पानी में आता है। मतलब ये जो प्रोसेस साइकिल है, इसको बिना करे हम चाह रहे हैं कि खेती करे भले ही, पर केमिकल डाल के नहीं करे। सिंगाड़ा करते, वो कमल करते, हर चीज़ में केमिकल डाल के, वो बड़ा फूल बड़ा सिंगाड़ा चाहिए उनको, हर चीज़ में केमिकल डाल के, जो वातावरण पानी के लिए भी है, जिसमें यशवंत सागर का पानी पी रहे हैं लोग। इंदौर के एक भाग में आता है वो पानी, और जैसे कॉरिडोर वगैरह में यशवंत सागर का पानी है। तो केमिकल डाल के फिर अपन उसको सफाई करना है, मतलब केमिकल डालो ही मत। तो ये हमारे, हम राइटिंग में करते हैं ये सब, पूरा गवर्नमेंट को बताते हैं, सरकार को बताते हैं, नगर निगम को बताते हैं, सब दूर करते हैं, हम राइटिंग में करते हैं हर चीज़ को। तो हमारा प्रयास ये है कि अपने आप सुधरे, और सरकार उस पर ऐसे फोर्स से नहीं ला सकते हैं। हमारा प्रयास ये कि आम जनता को भी जागरूक, आम जनता को जागरूक करना ही एक वो है हमारा प्रयास हमेशा। और बच्चों तक, मतलब आज क्या है कि बच्चों में आईक्यू, जो जनरल पढ़ाई ज़्यादा है और आईक्यू कम है, मतलब उसको लोकल नॉलेज बिल्कुल नहीं है बच्चों को। तो हम हमारे प्रोग्राम हम ले जाते हैं तो उनको बिल्कुल ही, मतलब 3 बर्ड के नाम भी बड़े मुश्किल से आ रहे हैं। एक 267 बर्ड इस किताब में है, 267 बर्ड इंदौर के 25 किलोमीटर में है ये, इतने बर्ड इंदौर में है। और इंदौर इज, ये सारे इंदौर क्षेत्र के ही हैं। ये इंदौर क्षेत्र में 25-30 किलोमीटर की किताब है ये, और इसमें 267 बर्ड है। अब इतना बर्ड देखने में पूरा साल भर लगेगा ऑफकोर्स, ये हम ये नहीं कहते कि आपको साल 2 साल लगते हैं ये देखने को, क्योंकि ये पक्षी जैसे अभी कवर पे है, ये दूधराज है और ये मध्य प्रदेश का स्टेट बर्ड है जी, है ना। तो ये दूधराज, इसको देखने में बहुत भागे लगेंगे आपको, मतलब ये दिख जाएगा तो आपका लकी डे हो जाएगा। इंदौर के लिए एक बड़ा अभयारण्य है राला मंडल, इंदौर राला मंडल है, उसके संरक्षण के लिए भी आपने काम किया है, उसमें सुधार के लिए? उसके सुधार के लिए, मतलब उसको तो हमने मास्टर प्लान से बाहर किया है। मतलब एक टाइम में करीब 15-1 साल पहले, उस टाइम में 2 पार्टियां इंदौर में, दोनों को हमने समझा के बताया कि ये पहाड़ पर्यावरण के लिए संरक्षित होना चाहिए। इनके थे प्लानिंग में कि इंदौर मास्टर प्लान में लेके उसको होटल फोटल और ये बनाया जाए, और उसको मतलब उसके पैसा बनाया जाए। उसके लिए हमने बिल्कुल अपोज करा, और पूरी कमेटी, मतलब उस टाइम में सुमित्रा ताई वो थी, अपनी MP थी, और तुलसी सिलावट अपोजिशन में कांग्रेस के थे इंदौर के। तो उस टाइम में दोनों को ला के टेबल से फॉरेस्ट के साथ, मास्टर प्लान से बाहर निकाल के आज फॉरेस्ट के साथ है वो पहाड़। मतलब 600 किलोमीटर का वो है रेडियस उसका, 600 एकड़्स का, नॉट किलोमीटर, 600 एकड़ में पहाड़ है। यदि ज़मीन की जाए तो 600 एकड़ ज़मीन है वहाँ, और पहाड़ बहुत सुंदर है, पुराना है, हेरिटेज पहाड़ है वो, तो उसको वैसा ही रखा जाए। उस पर हमने ये भी रोक लगाई है कि यहाँ पे जो वो करने वाले थे, कौन सा झूले को भी रोक के रखा है हमने, क्योंकि झूले से वही है फिर कि लोगों के आने के बाद फिर वही गड़बड़ी है कि खाना पीना रेस्टोरेंट है और ये वो, तो वो रोक के रखा है। वो देवगुराड पे झूला करेंगे और इधर एक उसका राउंड लेंगे, सिर्फ पोल गलेगा। निश्चित रूप से आपने पर्यावरण संरक्षण, तालाब संरक्षण और पक्षी संरक्षण में काफ़ी अच्छा काम किया है। फोटोग्राफी तो आपका एक मूल ध्येय था ही। हमारे स्टूडियो में आप पधारे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।